हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बोलो, अरे बोलो। अरे जब तक 50 लाइव नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं। जल्दी जल्दी सब लाइव आओ। अरे जल्दी जल्दी जुड़ो। कम से कम 50, 2-3 बढ़ाने से क्या होगा। जल्दी आओ लाइव सब, जल्दी आओ। चलो, आज क्या बढ़ाने वाला हूं? पिछले लेक्चर में क्या बोला था? क्या बढ़ाऊंगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाऊंगा बेटा आज? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बोला था ना आपको। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलिए। ठीक है, ये चैप्टर का स्कोप बहुत ही बड़ा है। ये चैप्टर का स्कोप बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है स्कोप कि जिंदगी भर ये चैप्टर पढ़ाते रह जाऊं तो खत्म भी नहीं होगा। लेकिन हम आपको मिनिमम, ठीक है, कम से कम 20 लेक्चर लेंगे। यदि 45 मिनट्स का लेक्चर का ड्यूरेशन हो तो कम से कम 20 लेक्चर लेंगे। ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा मिनिमम 20 लेक्चर, मिनिमम। अब मैक्सिमम तो बोल ही दिया तुमको। ठीक है, इसलिए मत पूछना सर कब खत्म होगा, वरना तुम पूछते हो ना कि कब खत्म होगा सर, तो मेरे को लगता है यार क्या छोड़ के पढ़ा दूं इसको। ठीक है, इसलिए मत बोलना, बस पढ़ते जाओ। टाइम पे सिर्फ कोर्स खत्म होना चाहिए। ठीक है, कोर्स कर कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर ले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो आप पढ़े हैं। क्या बताऊंगा बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बताऊंगा बेटा? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी बता दूंगा। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और बोलो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक मॉडल। क्या बताऊंगा? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एटॉमिक मॉडल में बताऊंगा आपको क्या। सबसे पहले आपको बताऊंगा थॉमसन मॉडल। क्या? थॉमसन मॉडल। उसके बाद बताऊंगा बेटा तुम्हें बोर मॉडल। बोर मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल लिख दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और जैसे थॉमसन मॉडल फेल होगा तो आपको बताऊंगा बोर्स मॉडल। अब बोर्स फेल कराएंगे तो वेव मैकेनिकल मॉडल बताएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि ये मास्टर लगता है बगलाया, कभी थॉमसन फेल कराता है तो बोर्स पढ़ाता है, बोर्स फेल कराता है तो वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ाता है। ठीक है, अरे जाओ कोई एक बना लो ना सही से, उसके बाद हम लोग को पढ़ाने आना। लगता है इसको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, तो बेटा आता जाता है तो सब कुछ मेरे को। ठीक है, जितना तुम्हें पढ़ना है उतना तो आता ही है, लेकिन आपको ये कोर्स में पढ़ना है इसलिए मैं बढ़ा रहा हूं। मेरा भी मन करता है यार, मैं भी जब पढ़ता था ना तो मन में सोचता था काहे के लिए मास्टर थॉमसन मॉडल पढ़ा रहा है यार, काहे के लिए बोर्स मॉडल पढ़ा रहा है, डायरेक्ट वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा देता। लेकिन जब तक थॉमसन, बोर्स, तब जाके वेव मैकेनिकल, यानी सिस्टमेटिक पढ़ना होगा आपको, ऐसा नहीं कि अनसिस्टमेटिक। ठीक है, अच्छा, जैसे ही बोर्स मॉडल खत्म करेंगे ना तो वेव मैकेनिकल मॉडल आने से पहले कुछ कुछ बातें और हमें बताना होगा। क्या क्या बातें बताना होगा? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बताना होगा, जिसको आप कहेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बताएंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बताऊंगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव, ठीक है, या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बोलो सिंपली सी भाषा में, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, क्या बताऊंगा बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, यानी हर मैटर में ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, जिसको हमको बताएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ाएंगे किस नाम से, डी ब्रोगली वेव के नाम से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, डी ब्रोगली वेव के नाम से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करेंगे। और डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट बताए थे, यानी हर मैटर में ड्यूअल कैरेक्टर है, ड्यूअल नेचर है। बोलो सर आप में भी ड्यूअल नेचर है क्या? वो ड्यूअल नेचर मत सोचिएगा, केमिस्ट्री की भाषा में, फिजिक्स की बात, केमिस्ट्री वो जो आप, ठीक है, वो ड्यूअल नेचर नहीं सोचिएगा बायोलॉजी वाला, आप सिंपल सी यहां सोचिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। यहां ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या, हर मैटर में ड्यूअल कैरेक्टर है। इसका मतलब मैं चल रहा हूं तो मैं तो चल रहा हूं तो मैं पार्टिकल हूं, एक मैटर हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं गिर गया बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं चल रहा हूं, सपोज करो मैं चल रहा हूं, तो जब मैं चल रहा हूं तो मैटर चल रहा है, मैं मैटर हूं, मेरा मैटर चल रहा है ना, ठीक है, और समझना मेरे साथ वेव भी चल रहा है। वो अलग बात है कि तुम्हें वेव दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कोई भी मैटर जब चलेगा ना तो अपने साथ वेव लेके चलता है, वो अलग बात है, वो वेव तुम्हें दिखाई नहीं देता, ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन हर एक मैटर यदि मूवमेंट करता है तो अपने साथ वेव लेके मूवमेंट करता है। उसी को हम आपको बताएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, ठीक है, पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, पीएचडी तक करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल, और जैसे वेव मैकेनिकल मॉडल खत्म होगा, ठीक है, हालांकि वेव मैकेनिकल मॉडल क्या बोला, बोर्ड्स के बाद पहले ये सब टॉपिक होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तब आएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। और जब वेव मैकेनिकल मॉडल बताऊंगा तो वहीं पे आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता दूंगा। क्या बता दूंगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा नाम सुनने से भी अजीब जैसा लगता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें नाम बहुत आएंगे बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से। अच्छा, और जैसे ही वेव मैकेनिकल मॉडल खत्म करेंगे तो फिर आ जाएगा क्वांटम नंबर। क्या आएगा बेटा? क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है सबको? अरे सुनाई पड़ रहा है? अरे बोल भाई, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, रामू श्यामू चंपा चमेली कुछ तो बोल, समझ में आया क्या क्या पढ़ना है? चलो, अब जो हम बात करेंगे बेटा, वो हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। हालांकि ये मॉडल आप जानते हैं, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल सबको ही पढ़ा है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा है, ठीक है, सारे स्टूडेंट पढ़े हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता होगा, सारे स्टूडेंट जानते हैं। क्या बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, सॉरी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल नहीं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोले, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडल बार बार बोल रहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हर कोई जानता होगा, क्योंकि हमें यह चीज 9th में भी पढ़ाया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या, कुछ पॉइंट है वो आप पढ़ के ही आए। क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। बोलो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which
which cannot be further divided it's called atom. ठीक है, it's called क्या? एटम. ये भाषण लिखा रहा हूं, बस सुन लो. ऐसे में तो चाह रहा था बोल देता, सुन लेते तुम, लेकिन चलो एक दो लाइन लिखने से क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ है क्या? एक दो लाइन यदि मैं लिखा दूं तो आपको तकलीफ क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोले? जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है. उसके बाद आपने एक पॉइंट और बढ़ा होगा, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड. ठीक है, पढ़े होगा ना? एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. यानी एटम को कभी क्रिएट कर नहीं सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, तो लिखो एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड. ठीक है, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप. ठीक है, कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉय, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप इसको. डिस्ट्रॉय. ठीक है, डिस्ट्रॉय. तो बताओ सर, रिएक्शन में क्या होता है? आप रिएक्शन जो कराते हो वो रिएक्शन में क्या करते हो? ठीक है, ये हमें मेरा क्वेश्चन ही क्या, रिएक्शन में हम करते क्या है? बताइए जल्दी से, क्या करते हैं? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचिएगा किसी रिएक्शन में आप, ठीक है, आप एटम को क्रिएट कर देते हो या डिस्ट्रॉय करते हो. नहीं, रिएक्शन के दौरान एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं आप. वो क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं बेटा. तो वही मैं पॉइंट्स लिख देता हूं. क्या? एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट एटम कैन रीअरेंज इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, लिख देता हूं कॉमा, ओनली एटम्स rearrange in a chemical reaction. In a chemical reaction. ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, यानी एटम नहीं क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रीअरेंज करना है इन ए केमिकल रिएक्शन में. ओनली एटम्स रीअरेंज इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंज हो जाते हैं, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय वहां भी नहीं होते हैं. ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट. ये भाषण है ना, अभी एक दो मिनट के बाद आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा. ये तो भाषण है सब. ठीक है, तो भाषण भी लिखना पड़ता है ना बेटा. ठीक है, उसके बाद भी आप जानते होंगे ना. और क्या? बोलो पॉइंट बोलो. अरे बोलो पॉइंट बोलो, तुम लोग बोलो कुछ पॉइंट. ठीक है, all atoms of an element is identical in nature. All atoms of, ठीक है, an element is identical in nature. Identical in nature, but all atoms of different element ठीक है, is different in nature. ठीक है, यानी एक एलिमेंट का जितना भी सारा एटम होगा वो आइडेंटिकल इन नेचर होगा, और डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा वो डिफरेंट इन नेचर होगा. ठीक है, ये सब आप जानते हैं ना. एक ही एलिमेंट होगा बेटा,
तो उसका जो एटम होगा वो क्या होगा, सेम नेचर का होगा, और अलग अलग एलिमेंट आएगा तो उसका एटम क्या होगा, अलग अलग नेचर का आएगा। ठीक है, और पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलो। अरे यार बताया था ना, लॉ ऑफ क्या, फिक्स प्रपोर्शन, डाल्टन से दिया था ना, क्या, वन एटम कंबाइंड विथ अनदर एटम इन ए सिंपल रेशियो। ठीक है, बताया था ना आपको लॉ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डाल्टन वही लिख ले तो आप खुद से लिख, वो पहले लिखाया जा चुका है। ठीक है, वन एटम, ठीक है, कंबाइन विथ another atom in a simple ratio। ठीक है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, और बोलो, बहुत है इतना पॉइंट, अब कितना पॉइंट लिखते रहेंगे। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट है तो मैंने बता दिया। कुछ डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसके। ठीक है, डाल्टन्स का डिमेरिट्स भी है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, क्या, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, यदि लिमिटेशन बोलोगे, डिमेरिट्स बोलोगे तो क्या है, मैं लिख देता हूं, चलो मैं मिटा के लिख देता हूं। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये बकवास है। ठीक है, ये सब जो बता रहा हूं ना, इससे कभी सवाल उवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में है तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डिमेरिट्स बता देता हूं, क्या बेटा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, सक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, डाउट है नहीं ना, चलो और कुछ बताओ डिमेरिट्स। ठीक है, बताओ कुछ और डिमेरिट्स। अब बताओ, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया, वो सिंपल रेशियो में बताया, लेकिन कैसे कंबाइन किया ये सब कुछ बता पाया, नहीं बता पाया ना, सिर्फ बोल दिया कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, लेकिन ये बताया गया कि कैसे कंबाइन करेगा, तो ये भी आप चाहो तो डिमेरिट्स लिख सकते हो, क्या, हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ वन अनदर। ठीक है, हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ वन। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विथ क्या, वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करेगा इसके बारे में, वन अनदर। ठीक है, इसके बारे में भी नहीं पता कि एटम कैसे कंबाइन करेगा एक दूसरे के साथ, इसके बारे में भी कोई नहीं बताया डाल्टन्स ना, तो ये भी डिमेरिट्स है। तो चलो ये सब डिमेरिट्स आपको, ये सब बच्चा वाला चीज है। अब जो मैं मेन पढ़ाने वाला हूं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ, वो डिस्कवरी चैनल की बात नहीं सोचना। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, और फंडामेंटल पार्टिकल सबसे पहले किसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बोलो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन किया था बेटा, बताओ, जे थॉमसन ना, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, क्या है, कैसे है, नहीं है, ये सारा कुछ हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे है, ये देखते हैं। अब अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे रहा हूं, देखिए एक्सपेरिमेंट मैं पहले मिटा लेता हूं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना, मतलब क्या बढ़ाने वाला हूं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है ना, देखिए फोटो में कलाकार बड़ा नहीं हूं, ठीक है, बस समझ लेना है कॉन्सेप्ट को। इस ट्यूब को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये जो है ना, यहां से हम वैक्यूम पंप लगा के, ठीक है, ये यहां पे क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगा के एयर को निकाल लेते, अप्रॉक्स वैक्यूम नहीं बन, एक अप्रॉक्स वैक्यूम क्रिएट कर देते। 100% वैक्यूम कर देंगे तो बेटा वो ट्यूब ही चिपक जाएगा। वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, इसके अंदर जो एयर है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कहने का मेरा मतलब है, एयर निकाल के ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। 100% कर दोगे तो बेटा ये ट्यूब ही चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक निगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, ये दोनों मेटल का प्लेट रहता है जो टर्मिनल दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड, ठीक है। और इसके अंदर कैथोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस या किसी भी गैस को आप लो प्रेशर पे रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी गैस रख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, गैस एट वेरी लो प्रेशर, क्या होता है बेटा इसके अंदर, ट्यूब के अंदर गैस एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। कोई भी गैस रह सकता है, मैंने कोई गैस का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया, जनरली हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कोई भी गैस रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ध्यान दें, गैस को क्या रखना है, लो प्रेशर पे। अब ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि गैस को लो प्रेशर पे क्यों रखते हैं, ये भी मैं आंसर दूंगा। उसके पहले सुनिए मेरी बात, पहले सेटअप को कंप्लीट कर दूं। बैटरी है, देख लीजिए, ये जो बैटरी का भी वोल्टेज होता है ना, वो लगभग 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा होता है। हाई वोल्टेज बैटरी यहां जोड़े रहते हैं, 10,000 वोल्टेज से भी ज्यादा बैटरी जोड़े रहते हैं, ज्यादा पावर का बैटरी आप जोड़े रहते हैं, ठीक है। अब समझना, हाई वोल्टेज का ये बैटरी यहां जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब सुनना, इसके अंदर गया गैस है, वेरी लो प्रेशर गैस को क्यों, ठीक है। और
इसके अंदर गैस है, उसका प्रेशर वेरी लो है, इसलिए वेरी लो रखा जाता है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को क्या रखा आपने, वेरी लो प्रेशर पे रखा। ठीक है, तो गैस को वेरी लो प्रेशर पे इसलिए रखा जाता है ना कि गैस का लो प्रेशर पे कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी उससे आसानी से करंट पास करा सकते हो। ठीक है, यहां से नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल करंट देंगे तो ये करंट क्या करेगा, ठीक है, करंट जब आएगा इस गैस में तो गैस का प्रेशर आदि हाई होगा ना। ठीक है, ये गैस जो है बीच में भरा हुआ जो भी गैस है, थोड़ा बहुत बचा है क्या, गैस एट लो प्रेशर पे आप रखे हैं जो भी गैस को, ठीक है, वो उसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ाने के लिए ही लो प्रेशर रखे हैं, क्योंकि प्रेशर लो रहता है ना तो कंडक्टिविटी गैस का क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पे कि एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है हाई पोटेंशियल पे, हाई वोल्टेज, या वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल बोलो, ठीक है, पे क्या बेटा, कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। ये ध्यान रखिएगा कि यदि प्रेशर लो रखोगे, एट लो प्रेशर, लो छूट गया बेटा, एट क्या, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, ठीक है, बैटरी से हाई वोल्टेज लगाओगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा गैस का। अब मेरी बात सुनो कि जैसे यहां की लगा रहा था, चलो की भी बना देते हैं, ठीक है, ये की है, जैसे की को देखो, यहां देखो, जैसे सर्किट सटाओगे, ठीक है, मतलब की, जैसे की ओपन करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, जैसे यहां तार जोड़ोगे, सिंपल सी भाषा में ऐसे बोलो ना, तो क्या होगा, सर्किट में करंट चालू हो जाएगा। अब जब करंट चालू होगा तो क्या होगा, एक रे तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ एक रे तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा, किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ, और यही है बेटा कैथोड रे, ठीक है। बोले सर दिखाई कैसे देता है, दिखाई कैसे देता है, मैं बताऊं, यहां भी क्या रहता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फास्फोरेंस मटेरियल, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया रहता है, क्या रहता है, देखिए एनोड के पीछे यहां पे फास्फोरेंस मटेरियल, मैं लिख रहा हूं, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया रहता है। जिंक सल्फाइड एक फास्फोरेंट मटेरियल है, ठीक है, फास्फोरेंस मटेरियल की क्या काम है, जब उस पे कोई रे गिरेगा ना तो वो चमकेगा, जैसे ये यहां पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दें और कोई रे भेजें इस पे, तो इसमें टिंकलिंग होगा, चमकेगा, ठीक है, ग्लो करता है, यानी जैसे यहां पे रे आएगा ये यहां इस पे, तो यहां पे क्या होगा, ग्लो होगा, शाइनिंग होगा, ठीक है। कैथोड रे नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है हमें, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे क्या किया, एनोड के पीछे जस्ट क्या करते हैं, हम जिंक सल्फाइड का कोटिंग करते हैं, और जिंक सल्फाइड का कोटिंग करने से क्या होता है, जैसे उस पर रे जाके गिरता है ना, तो क्या होता है बेटा, ट्विंकलिंग करता है, वो चमकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर, जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट कराया, जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट कराया, ठीक है, समझ में आ रहा, सर्किट जैसे ही कंप्लीट कराया तो रे निकला किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ, तो वो रे निकला कहां से रे आया, मेरा यही मन में डाउट है यार, आखिर रे कैसे निकला, ये तो बचपन में सब पढ़ाता है, तुम्हारा मास्टर भी पढ़ाया होगा कि सर एक रे निकलता है, इस तरह से सेटअप दिखाया होगा और बताया होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब रहता है, गैस को लो प्रेशर पर रखते हैं, वैक्यूम पंप से इसके अंदर से एयर क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं ट्यूब के अंदर, फिर क्या करते हैं, सर्किट जैसे ही कंप्लीट कराते हैं, ठीक है, तो जैसे सर्किट को कंप्लीट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अरे तार यहां छुड़ा के रखे थे, जैसे सर्किट कंप्लीट कराओगे, तार जोड़ोगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा ना, करंट फ्लो करने लगा, और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, एनोड से एक रे जाता हुआ दिखाई देता किधर की तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है।
सॉरी मैं बोल रहा हूं कैथोड के से एक रे जाता हुआ दिखाई देता किसके तरफ, एनोड की तरफ, उसी रे को हम बोलते हैं कैथोड रे। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे सर्किट कंप्लीट कराओगे तो कैथोड से एक रे ज्यादा दिखाई देता है एनोड की तरफ, उसी को हम बोलते हैं कैथोड रे। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम ये जो आप रे निकाले कहां से निकला, कैसे आया, ये हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। ठीक है, मैं बता देता, ध्यान से सुनना। यहां अभी भी ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, गैस है। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, तो ये गैस, मान ले कोई भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस है, तो पहले क्या होता है, ये एटम में बदलता है। बैटरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। तो जैसे ही हाई एनर्जी ट्यूब के अंदर आता है, बैटरी से सर्किट पूरा करोगे, हाई एनर्जी आएगा बैटरी से किसके, ट्यूब के अंदर। तो क्या करता है, ये जो गैस है ना, इसको डिसोसिएट करता है, एटम में बदलता है, और ये एटम फिर क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन एटम में बदल गया, और फिर आयोनाइज्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। देखिए समझिए, चीजों को समझिए। यानी कैथोड रे ऐसा मत समझना कि इस प्लेट से बाहर निकल रहा है, इस प्लेट तोड़ के नहीं निकल रहा है, इसके अंदर जो गैस ट्यूब के अंदर भरा है ना, उसके आयोनाइजेशन की वजह से रे निकलता है, ना कि इस प्लेट से कोई रे निकलता है। ये मिसकॉन्सेप्शन है आपका। बच्चा लोग सोचता है कि कैथोड रे में, कि कैथोड वाले प्लेट से रे निकलता है। नहीं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड वाले प्लेट से रे नहीं निकलता है। ठीक है, गैस के आयोनाइजेशन की वजह से रे निकलता है। हाँ, वो अलग बात है, कैथोड से किधर जाता हुआ दिखाई देता है, एनोड की तरफ, इसी कारण हम कैथोड रे बोलते हैं। तो कैथोड रे इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस, एंड कैथोड रे, ठीक है, मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, इसी का नाम बोलते हैं कैथोड रे। लेकिन ये मत समझना कि कैथोड से निकलता है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। कैथोड रे प्रोड्यूस ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस व्हेन हाई वोल्टेज is applied across the discharge tube, then gas is ionized and cathode ray is produced। और यही जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यही तो मेरा कैथोड रे है, यही तो मेरा कैथोड रे। क्यों? क्योंकि यदि निगेटिव होगा तब ना पॉजिटिव की तरफ दौड़ा है, तब ना पॉजिटिव की तरफ दौड़ा है। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? यही जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, वही ना, अरे निगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? कोड आउट? अरे नहीं ना, चलो। यानी कैथोड रे प्रोड्यूस ड्यू टू द क्या, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ठीक है, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, कैथोड रे इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू द आयोनाइजेशन of gas when high voltage is applied, high voltage is applied across the क्या, electrical discharge tube, across electrical discharge tube, electrical डिस्चार्ज ट्यूब यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के क्रॉस आप हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ोगे तो क्या होगा, एक रे ऑरिजिनेट होगा। किधर से किधर? कैथोड से ऑरिजिनेट होगा तो किधर जाएगा, एनोड की तरफ। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। अब क्यों ऑरिजिनेट होता है? ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड रे ऑरिजिनेट ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ठीक है, कोई डाउट है? बोलो, सबको समझ में आया? अरे बोलो, चलो अब मैं ध्यान देने की बात करता हूं, समझिए। समझिएगा, चलिए
एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया? ठीक है, यानी कैथोड रे से क्या किसकी डिस्कवरी हुआ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि गैस आयोनाइज होता है, आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है इसको भी जान लेते, सुन लेते, बस 2-3 पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट, कैथोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, किधर मूव करता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम किधर से किधर? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसका पता लगाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके रास्ते में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस ऑब्जेक्ट का यदि शार्प इमेज बन जाए, ठीक है, शार्प इमेज बन जाए मतलब बढ़िया, ठीक है, इमेज बन जाए, इसका मतलब ये जो लाइट रे आया होगा वो स्ट्रेट लाइन में चल के आया होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बन रहा है ना, इसका मतलब उससे रे जो टकराया वो क्या? स्ट्रेट लाइन वाला रे टकराया होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, समझ में आ रहा? यानी सिंपल सी मैं बात करूं कि इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसका क्या बनता है? शार्प इमेज बनता है। लैब में देखा गया तो समझ में आ गया कि अच्छा कि कैथोड रे कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट होता है। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं, कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे के बारे में, ये मटेरियल है, ये मटेरियल पार्टिकल है। ये मटेरियल पार्टिकल है कैसे हम समझेंगे? मतलब कैथोड रे में मास भी है, ये कैसे समझेंगे? ये कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। व्हाई? कैसे हमें समझ में आ गया कैथोड रे में मास भी है? यानी ये जो रे निकल रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, वही रे है, इसके पास मास भी है, ये कैसे वेरीफाई होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहां लाइट वेट पेंडल रखते हैं। देखिए इस तरह का पेंडल एक लगा देते हैं। ठीक है, लाइट वेट पेंडल लगा देते हैं और ये पेंडल देख लो भाई, ये पेंडल को क्या करता है? रोटेट कर देता है ना। ये रे यदि लाइट वेट पेंडल को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, इसका मतलब इस रे में क्या है? मास है। यानी कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मास पार्टिकल। ठीक है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मेटेरियल पार्टिकल, मेटेरियल पार्टिकल। ठीक है, ये मेटेरियल पार्टिकल का बना होता है बेटा कैथोड रे। समझ में आया सबको? क्यों? अरे भाई यदि उसमें मास नहीं होगा तो फिर रोटेट कैसे कराया इसको? ठीक है, तब तो ये लाइट व्हील पेंडल को क्या किया? रोटेट कराया। जैसे इसके रास्ते में आप क्या कर दिए? लाइट व्हील पेंडल रख दिए। ठीक है, लाइट व्हील पेंडल का मतलब क्या है? अरे यार एक समझ लो ना, व्हील है, चक्का है, ठीक है, और उसका वेट बहुत ही कम है, लाइट है, लाइट व्हील पेंडल उसी को बोल रहे हैं। एक चक्का है, चक्री है, समझ लो, उसका वेट बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहां पर रख दिए, जैसे कैथोड रे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो क्या देखा? ये चक्री घूमने लगा, इसका मतलब इस कैथोड रे में क्या है? मास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। कैथोड रे, कैथोड रे के बारे में और नेक्स्ट पॉइंट बताओ। मास, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे? उसका प्रूफ कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। देखिए समझिए, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं और एक नेगेटिव प्लेट लगाते हैं। देखिए समझिए, तो क्या करता है, जैसे कैथोड रे आता है ना, तो ये रे सीधे ना निकल के पॉजिटिव ऊपर है ना, तो ऊपर मुड़ने लगता है। हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, कैथोड रे वाले रास्ते में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, यानी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी का जोड़ते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा। अब ये क्या करता है, सुनिए, ये क्या, जैसे ही रे आया, ये तो खुद नेगेटिव है, किधर अट्रैक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अरे भाई जब प्लेट लगाओगे तो तुम्हें मालूम चलेगा ना कि कौन सा प्लेट लगाओ, पॉजिटिव लगाओ कि नेगेटिव लगाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए
तो वो किधर मुड़ गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब वो कैथोड रे खुद क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, कैथोड रे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैथोड रे कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलो। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, अब क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, कैथोड रे को अफेक्टेड कर दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये रे किधर मुड़ गया, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया ना, सीधा नहीं जा रहा है। ठीक है, इन क्या बोलेंगे, कैथोड रे इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, affected by electric field and magnetic field also, electric field and magnetic field also, electric field and magnetic field, magnetic field। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कैथोड रे उससे क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा कैथोड रे। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखा दिया, तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे चेंज कर दिया। बोलो सर ये कैसे आपको पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर मुड़ा, तो लगा के तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैग्नेट लगा के तुम्हें चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या मैग्नेटिक फील्ड लगाओ उसके अंदर कैथोड रे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो वो क्या करेगा, अफेक्ट हो जाएगा। कैथोड रे इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अच्छा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, Q/m का रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Q/m का रेशियो, यानी चार्ज बाई मास रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Q/m का रेशियो निकालते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। चौक ले लेता हूं पहले। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या निकालते हैं बेटा, Q/m का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चौक भी खत्म हो गया क्या है। ठीक है, क्या निकालते हैं, Q/m का रेशियो। Q/m यानी चार्ज बाई मास रेशियो। Q मतलब चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं ना। यदि हम और अच्छा से बोलें तो Q/m के जगह पर E/m रेशियो निकालते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके क्या निकालते हैं, E/m रेशियो, जिसकी वैल्यू कितना होता है, 1.76 इंटू 10 का पावर कितना, 11। ठीक है, कूलम बोलो पर केजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, को डाउट है इतना हम पूछो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना में किसी को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना में किसी को डाउट है पूछिए पहले। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चला। ठीक है, कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बना है, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैथोड रे क्या होता है, अफेक्टेड होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से E/m का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं, सुनो। देखो देखो कि कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी और है कि जब किसी गैस में कैथोड रे पास कराओगे ना तो गैस को आयोनाइज कर देता है। क्या करता है बेटा, आयोनाइज कर देता है। यानी मान ले कैथोड रे, उसको किसी कैथोड रे तो प्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, कैथोड रे का एक प्रॉपर्टी भी है कि कैथोड रे को किसी गैस से यदि पास कराओगे ना तो गैस को क्या करता है, आयोनाइज कर देता है। यानी इट आयोनाइजेज द गैस। ठीक है, यानी कैथोड रे गैस को क्या करता है, आयोनाइज करता है। और प्रॉपर्टी बताओ, और भी प्रॉपर्टी है ना। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे वेन। ठीक है, वेन क्या, इट स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल सरफेस। जैसे टंगस्टन के सरफेस पे यदि कैथोड रे गिराओगे ना तो एक्सरे प्रोड्यूस होगा। जैसे ये हैवी मेटल है, समझ लो, यहां से रे आया, इसके ऊपर गिरा। ठीक है, ये कैथोड रे मान लो है, गिरा इस हैवी मेटल के सरफेस पे, तो क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। ये एक्सरे है। ठीक है, ये क्या, कैथोड रे आगे गिरा, अब प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है।
यानी कैथोड रे अक्सर भी प्रोड्यूस करता है जब उसको हैवी मेटल के सरफेस पे लाके इंपैक्ट कराओगे, स्ट्राइक कराओगे तब। ठीक है, ये था कैथोड रे के बारे में। अच्छा, ये भी जानने के लिए इच्छा कर रहा है आपको कि कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट से हम Q/M का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये भी मैं बता सकता हूं। ठीक है, यदि कोई किसी के मन में जानने की इच्छा कर रहा होगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से Q/M का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मैं बता सकता हूं। ठीक है, अच्छा, वो उससे जानने से पहले एक पॉइंट और सुन लो। देखो, हालांकि वो कैसे निकाला जाता है तुम्हारे कोर्स में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो बता सकता हूं। एक पॉइंट और सुनो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो, एक रफ डायग्राम बता रहा हूं। देखो, देखो, दो प्लेट है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। रे इधर से आ रहा है, देखो वही आ रहा रे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए आगे आगे निकलेगा इस तरह से। ठीक है, जाके यहां पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्या रहता है यहां पे, समझो। बस मैं लाइन दिखा देता हूं। अब क्या होगा, यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तो अभी बताए थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये रे क्या हो जाएगा, ये जो आ रहा था सीधे अब इधर मुड़ जाएगा। देखो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो वो पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ठीक है, ध्यान दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट लगाए। ठीक है, चलो एक नॉर्मल सा मैग्नेट बना के मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैग्नेट है मान ले। ठीक है, इस तरह से लगाया मैग्नेट, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया दो, ये कैसे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरह से लगाना, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये अरे ये मैग्नेट लगाओगे ना तो क्या होगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड मान ले नीचे खींच लिया, मान ले इस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट किया कि इसको क्या करता है, नीचे खींच लिया। यदि नीचे खींचा, समझ लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कहां खींचा, ऊपर खींचा, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचा। और मैग्नेटिक फील्ड मान ले इस तरह से एडजस्ट किया कि इस रे को क्या कर दिया, नीचे खींच लिया। यदि दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैं एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर जो फोर्स लगता है, याद रखना है इसको, आप फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, ये प्लेट, ये प्लेट की वजह से जो फोर्स लगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और अच्छा से बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अभी ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गया, यानी ऊपर खींचने वाला फोर्स और नीचे खींचने वाला फोर्स यदि दोनों बैलेंस हो गया, एक कार हम ऊपर टाने, एक कार हम नीचे जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कार हम ऊपर खींचेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कार हम नीचे खींचेंगे। यदि दोनों का खींचने का पावर बराबर हो जाए तो कैसे रे निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो ऐसा फोटो एनसीईआरटी में देखिएगा, यदि ये प्लेट की वजह से, दो प्लेट है ना, इसके बीच कौन सा फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर खींचा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे आ रहा है, और दोनों की फोर्स बराबर हो जाए तो कैसे निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा ना। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही काफी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला जाता है, Q/M का रेशियो निकाला जाता है, जिसकी वैल्यू मैंने बता दिया। एक चीज और ध्यान रखना कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जो Q/M का रेशियो निकाला गया, यानी चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया, इज इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट अपॉन क्या, नेचर ऑफ गैस,
नेचर ऑफ गैस, यानी आप टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस रखो लो, Q/m की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी 1.7 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी आएगा। ये जो वैल्यू आया था कितना 1.75 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी जो आया, ये वैल्यू में कभी चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर चाहे इस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फोटो तो आप पहले भी पढ़ चुके, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे कोई भी गैस भरो, कोई भी गैस, हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, कोई भी गैस रखो, Q/m का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोले सर क्यों? इसलिए कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। चाहे आप देखो देखो मैंने आयनाइज होगा तो H+, ये इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहा है मेरा, ठीक है। चाहे गैस कोई भी रहे तो O+, और हम तो इसी इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो गैस कोई भी रहे उसको तो आयनाइज ही कराना है, यानी उससे तो इलेक्ट्रॉन ही निकालना है और उसी के तो स्टडी करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मास, अब चार्ज बाई मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे हम कोई भी गैस लीजिए, ठीक है। यानी Q/m का रेशियो इज इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।